नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि उनकी पार्टी का नाम संयुक्त संघर्ष पार्टी है। इसके साथ ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अगले साल होने वाले पंजाब चुनाव को लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश में पार्टियों की कमी नहीं है, लेकिन आज देश में बदलाव की जरूरत है। इन पार्टियों ने राजनीति को व्यापार बना लिया है। राजनीति में बदलाव लाने के लिए, राजनीति को शुद्ध करने के लिए हम अपनी यहां पर नई धर्मनिरपेक्ष पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है यहां पर संयुक्त संघर्ष पार्टी। और अब खबर कैथल से है। कैथल से खाटू श्याम के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की गई, जिसको कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सुरजेवाला ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। प्रदेश में हो रही धांधलियों पर बोलते हुए सुरजेवाला ने कहा कि छोटे से मुखौटे को टर्मिनेट कर असली मुजरिम को बचाया जा रहा है। असली मुजरिम तो सत्ता के गलियारों में बैठे हैं। प्रदेश सरकार में अटैची 2 नौकरी लो का काम चल रहा है। बुढ़ापे पेंशन में आय की शर्त जोड़ने को गलत बताते हुए सुरजेवाला ने कहा कि मनोहर सरकार को कुछ देने के बजाय वापस लेने का काम आता है। आज भगवान खाटू नरेश और सालासर मंडल के सब साथियों ने कैथल शहर के इलाके के बुजुर्गों को, हमारी माताओं बहनों को हर हफ्ते सालासर जी की और खाटू श्याम जी के मंदिर की निःशुल्क यात्रा की एक बेहतरीन शुरुआत की है। इससे अच्छा पवित्र कार्य कोई हो नहीं सकता। मैं व्यक्तिगत तौर से हमारे समिति के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष मनोज जी को, भाई धर्मवीर केमिस्ट जी को, सब साथियों को उनको साधुवाद भी देता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं कि बुजुर्गों को तीर्थ स्थान के दर्शन करवाने से बेहतरीन कोई कार्य हो ही नहीं सकता। वहीं पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बताया कि पंजाब के डीजीपी की बदले पर कोई राजनीति नहीं है, बल्कि ये तो एक रूटीन के तौर पर पंजाब के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। रंधावा साहब ने ये भी कहा कि बहुत जल्द प्रदेश में हो रहे नशे के कारोबार पर लगाम लगा दी जाएगी और नशा तस्करों को जेल के पीछे जाना होगा। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। तो सिरसा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगर सिरसा जिले के लोगों को समस्याएं हैं या इलाके में कोई दिक्कत है, विभाग सुनवाई नहीं कर रहा है, तो अब सिरसा के लोग डीसी अनीश यादव से सीधे कनेक्ट हो सकते हैं। दरअसल डीसी अनीश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल यहां पर जो सिरसा पर आ रही हैं और शिकायतों पर एक्शन लेना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। जो शख्स इस ट्विटर हैंडल पर शिकायत करता है उस पर एक्शन भी लिया जाता है और एक्शन होने के बाद उसको फोटो के साथ जवाब भी दिया जाता है। ये ट्विटर हैंडल तो था हमारे पास में जिला प्रशासन का, पर वो इतना एक्टिव मोड में नहीं था। पर अब जैसे हमारे पास में ट्विटर के माध्यम से लोगों से साथ कनेक्ट करने के लिए एक अच्छा माध्यम है, तो जैसे ही उस पर कंप्लेंट आती है तो हमारी एक स्पेशल टीम लगाई गई है जो कि सोशल मीडिया ग्रीवांस ट्रैकर को देखती थी। तो जिस भी विभाग से संबंधित कोई शिकायत हमारे पास में आती है तो उसका हमारी कोशिश रहती है कि 48 घंटे में समाधान हो। पिछले कुछ दिनों में हमारे पास शहर में कुछ सफाई व्यवस्था को लेके या फिर गांव में भी कुछ सफाई व्यवस्था को लेके कुछ शिकायतें प्राप्त हुई,
तो उसका हमने टाइम बाउंड मैनर में उनका सभी का समाधान किया है। खबर अंबाला से है। अंबाला की एनसीसी गर्ल्स कैडेट्स के लिए आर्य गर्ल्स कॉलेज में कैंप का आयोजन किया गया है। वहीं इस कैंप में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कर्नल एसएल विष्णु ने बताया कि ये 5 और 7 दिन का कैंप है। एनसीसी विश्व की सबसे बड़ी युवा संस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण इसका यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। एनसीसी की एक खास बात यह है कि युवाओं में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना का विकास होता है, जिसके कारण युवा एक अच्छी लीडरशिप के रूप में उभरते हैं। एनसीसी के युवा जिस भी फील्ड में काम करते हैं उसमें उत्तीर्ण होते हैं। इसी के साथ गर्ल्स कैडेट ने बताया कि सभी गतिविधियां बहुत ही अच्छे से करवाई जा रही हैं। सभी सुविधाएं यहां पर व्यवस्थित ढंग से दी गई हैं। समय पर खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ये एक 5 और 7 दिन का एनसीसी कैंप है, जो कि बी और सी सर्टिफिकेट के गर्ल कैडेट्स के लिए हम यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। कॉलेज की लोकेशन आर्या गर्ल्स कॉलेज है। एनसीसी जैसा कि आप जानते हैं एक सबसे बड़ी युवा ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर इंडिया में, और पूरे विश्व में सबसे बड़ी युवा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी की संख्या 15 लाख से ऊपर है। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कारण इसका एक्सपेंशन हो रहा है। स्पेशली जो कोस्टल एरियाज़ हैं, बॉर्डर एरियाज़ हैं, और इसमें यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ते चला जा रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से आज और कल 2 दिनों तक HTET आयोजित की जाएगी। परीक्षा नकल रहित हो उसके लिए बोर्ड की ओर से तमाम तैयारियां भी की गई हैं। बोर्ड ने मुख्यालय समेत पूरे प्रदेश में सीसीटीवी की निगरानी कक्ष यानी कि कंट्रोल रूम बना दिए हैं। इन सेंटरों से भिवानी में बैठकर ही पूरे प्रदेश के सेंटर्स की निगरानी की जा सकती है। प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि फोटो स्टेट की दुकानें बंद करवाई जा सके। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा आज पूरे प्रदेश भर में अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंदर ही कंट्रोल रूम बनाया गया। फिलहाल हम कंट्रोल रूम के अंदर खड़े हैं। 22 के 22 जिले यहीं से कंट्रोल होंगे। आपको दिखा देंगे जिस प्रकार से कंट्रोल रूम बनाया गया। सभी कंट्रोल रूम के लिए, सभी जिलों के लिए एक एक कर्मचारी को यहाँ नियुक्त किया गया, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, तुरंत नकल चले तो तुरंत जो है मामले की जानकारी यहीं बोर्ड बैठे ही जानकारी दे सकती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन खुद यहाँ निगरानी कक्ष के अंदर बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपको बता दें कि 1,87,951 परीक्षार्थी जो है इस एस्टेट की परीक्षा को देंगे। चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, कितनी व्यवस्थाएं की गई है? सर क्या कहेंगे आप, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई? आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की एस्टेट लेवल 3 यानी कि पीजीटी की परीक्षा है। सायं 3 से 5:30 बजे तक संपन्न होगी और 70,733 विद्यार्थी आज की परीक्षा में भाग ले रहे हैं। 244 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं पूरे हरियाणा भर में और 159 फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई है इस सबको मॉनिटर करने के लिए। सर पूरे प्रदेश भर के अंदर आज परीक्षा है, कितने निगरानी कक्ष जो है वो बनाए गए? हालांकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक निगरानी कक्ष तो यहाँ भिवानी के अंदर बनाया है। पूरे तमाम प्रदेश की अगर बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्थाएं? प्रत्येक जिला केंद्र पर जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। बोर्ड मुख्यालय पर 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, एक ये ग्राउंड फ्लोर पर, एक द्वितीय तल पर बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर आप देख रहे हैं कि सामने सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही है और जो सेकंड फ्लोर पर बनाया गया है उसमें तमाम तरह की किसी को किस प्रकार की कठिनाई है उस कठिनाई को वहाँ बैठ करके फोन के द्वारा या जिस प्रकार भी जो भी समस्या आती है सोल्व किया जा रहा है। बोर्ड के द्वारा अपने स्तर पर पूरी तैयारियां की गई है। इसके लिए 156 फ्लाइंग का गठन किया गया है और सभी फ्लाइंग के जो सदस्य हैं वो अपनी ड्यूटी पर तैनात है और परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। और इसके साथ साथ ही प्रशासन के द्वारा भी
अपने स्तर पर अपने रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए गए हैं। बोर्ड अपने स्तर पर इसके सफल संचालन के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल सर, हालांकि प्रशासन से भी आप लोगों ने निवेदन किया था कि डायरेक्ट सुपरवाइज भी लगाई जाए, तैनात की गई है। बात की जाए सेंटरों के ऊपर भी, और तमाम सेंटर, कितने सेंटर जो है पूरे प्रदेश भर में बनाए गए सर? आज की जो लेवल 3 की परीक्षा है, इसके लिए 244 सेंटर बनाए गए हैं, परीक्षा केंद्र हैं। उन पर परीक्षार्थी परीक्षाएं दे रहे हैं और सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रचुर मात्रा में पुलिस फोर्स लगाई गई है। और धारा जो 144 है उसके विषय में कहा गया है कि 200 मीटर तक कोई भी दुकानें हैं फोटो स्टेट की है या कोई अन्यथा है वो बंद रहे, उसका सभी का पालन किया जा रहा है। जी शुक्रिया सर। बिल्कुल आपको बता दें कि जिस प्रकार से बोर्ड द्वारा जो है ये परीक्षा केंद्र आज जो बनाए गए हैं 1,87,000 के आसपास जो है परीक्षार्थी जो है आज एग्जाम देंगे और एस्टेट की परीक्षा होगी। हर खबर हरियाणा के लिए भिवानी से दीपक गुप्ता। तो अंबाला में कोरोना को लेकर जिला उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन के दोनों डोज लगाया जाना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिन्होंने अभी तक कोरोना की दूसरी डोज नहीं लगवाई है वो अपनी डोज लगवाना सुनिश्चित करवाएं। वहीं उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में 16,81,697 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का काम किया जा चुका है, जिनमें प्रथम डोज में 9,09,06, दूसरी डोज में 7,80,791 लोगों को लग चुकी है। वहीं उन्होंने कैंप कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसमें मेनली 3 मुद्दे मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा था और आपके माध्यम से अम्बाला वासियों के समक्ष। सबसे पहला हमारी जो कोविड के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन चल रही है तो उसकी फर्स्ट डोज जैसा कि आप सभी को पता है हमने सितंबर में पूरी कर ली थी, 100% अचीव हो चुकी थी। तो सेकेंड डोज की जो प्रतिशत है वो 93 है आज की डेट में। तो वो जल्दी से जल्दी हमारा टारगेट है कि अगले हफ्ते के अंदर वो पूरी कर दें। तो इसमें मैंने भी विजिट्स करी है, बल्कि मैं कल ही बल्कि घरों पे भी गया था जहाँ पे हमारी टीम्स, मोबाइल टीम्स लगी हुई हैं, बल्कि फैक्ट्रीज में भी जहाँ पे एम्प्लॉयज़ कुछ काम करते हैं वहाँ पे भी गया था मैं। तो उसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्हें फर्स्ट डोज लगवा ली और जो एलिजिबल हो गए सेकेंड डोज के, पर वो आगे आ नहीं रहे। तो आप सभी के माध्यम से मेरा उन सभी से आग्रह है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी सेकेंड डोज लगवा लें, ताकि अम्बाला को हम पूरा 100% सेकेंड डोज वैक्सीनेशन पूरी कर दें। तो इसमें सिर्फ 7% के करीब लोग बचे हैं। 7% में अगर हम माने कि करीब 55,000 के करीब लोग बचे हैं, तो ये डेली जितनी हमारी एवरेज हो रही है 10,000 के करीब हम डेली वैक्सीनेशन लगा देते हैं। तो इसमें जल्दी से जल्दी करके 5 से 7 दिन के अंदर हम कवर करने की कोशिश करें। तो चंडीगढ़ में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई दिग्गज भी यहां पर शामिल हो रहे हैं। सीधा आपको लाइव लिए चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता रवि भी मौजूद हैं।
तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे संवाददाता है रवि। किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है, क्या कुछ वहां पर इस वक्त हो रहा है? जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में जो है चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन सुषमा गुप्ता जी के घर पर जो है गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जो है वो यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में क्या चर्चा भी होगी और साथ ही इस तरीके से गीता का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको विस्तार किया जा सके उसको लेकर भी चर्चा होगी। तो अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पे स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे वो यहाँ पे पधारेंगे उसके बाद लगातार जो है धार्मिक कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत की जाएगी और गीता के ऊपर जो है चर्चा की जाएगी। जी कंचन। तो रवि, इसके साथ साथ और कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद हैं, इसके बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो यहाँ पे मौजूद है और साथ ही साथ कुछ आला अधिकारी जो है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के दर्शन के लिए और उसके बाद जो है धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद गीता के ऊपर जो है वो चर्चा विस्तार रूप से चर्चा भी की जाएगी। जी बिल्कुल रवि, अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से गीता को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है और आगे भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इसे इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंचाया जाए और शायद इसीलिए तमाम कार्यक्रमों के आयोजन भी लगातार किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल कंचन, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया बीती 2 दिसंबर से लेकर आगामी 19 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा और आज जो है यानी कि आज 18 तारीख को जो है गीता मैराथन का भी आयोजन किया गया है प्रदेश के जिलों में। तो उसके लिहाज से जो है ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर गीता को लेकर विस्तार रूप से चर्चा की जाएगी और किस तरीके से गीता को जो है वो जीवन के प्रारूप में ढाला जा सके, गीता से क्या कुछ सीख ली जा सके, उस तमाम बिंदुओं पर जो है वो चर्चा रहेगी और गीता के उपदेशों को भी बाकायदा स्वामी ज्ञानानंद महाराज जो है वो उनके ऊपर चर्चा भी करेंगे। जी तो रवि, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज कब तक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या समय है उनके पहुँचने का? जी उनका जो समय था वो था तकरीबन 2 बजे का, लेकिन अभी तकरीबन 12:30 बजे का, लेकिन कुछ ट्रैफिक की वजह से या फिर अभी कुछ ही क्षणों में जो है स्वामी ज्ञानानंद महाराज जो है वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। किसी भी क्षण जो है स्वामी ज्ञानानंद महाराज यहाँ पे पधार सकते हैं और उनके यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो रवि, कितनी देर तक ये कार्यक्रम चलेगा? क्या इसके बाद कोई और भी कार्यक्रम इस तरह का यहाँ पर रखा गया है? इस कार्यक्रम में क्या क्या खास बातें हैं? जी यहाँ पे बाकायदा जो है वो एक हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, उसके बाद गीता के उपदेशों का वर्णन किया जाएगा और अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो यही मिल रही हैं कि अभी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जो है वो यहाँ पे आएंगे, बाकायदा जो है गीता के ऊपर चर्चा की जाएगी। उसके बाद की अभी तक कोई औपचारिक आधिकारिक जो पुष्टि जो है वो किसी तरीके से नहीं हो पाई है, तो इसका अपडेट्स नहीं मिल पाएंगे कि कब तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे स्वामी ज्ञानानंद महाराज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो खबरों की ओर बढ़ते हैं। खबर अब पेहोवा से है, जहां वार्ड नंबर 12 में एक भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मोहल्ले में एक पॉलिथीन के पास मोहल्ले वासियों को भ्रूण मिला, यहां पर आसपास सनसनी फैल गई। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। सूचना मिली थी कि ऋषियान मोहल्ला पेवा में गले में एक भ्रूण पड़ा है काले रंग के पॉलिथीन में। तो सूचना मिलते ही पुलिस टीम वहां पहुंची, तो उसमें देखा तो उसके अंदर एक भ्रूण है, तो उसको कब्जे में ले लिया है और उस पर नियमानुसार कार्रवाई एफआईआर दर्ज करके नियमानुसार आगे कार्रवाई कर रहे हैं और उसका पता लगाएंगे। जिसने एक घिनौना कार्य कराया उसका पता लगाकर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं खबर अंबाला से है। अंबाला में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। ताजा मामला अंबाला संगवाला मोड़ का है, जहां कुछ बदमाशों ने शराब कारोबारी पर तलवार से हमला किया। हमलावर 10 से 15 की संख्या में बताए जा रहे हैं। पीड़ित को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुट गई है और अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से ये हमला किया गया।
सूचना प्राप्त हुई थी कि एसडी कॉलेज के बाहर झगड़ा हुआ है। जैसे सूचना पाकर हम एसडी कॉलेज में पहुंचे और पता लगा कि जिसको चोट लगी है उसको सिविल हॉस्पिटल में लेकर पहुंच गए हैं। सिविल हॉस्पिटल पहुंचे हैं चरणप्रीत सिंह सन ऑफ रणवीर सिंह, ये कलाल मादरी का रहने वाला है, बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, जिनको चक्कू लगे हैं और उसको यहाँ पे फर्स्ट एड दे के डॉक्टर साहब ने पीजीआई के लिए रेफ़र कर दिया। जी फिलहाल तो डॉक्टर साहब वो MLR देंगे, उसके देख के बताएंगे। जो निशान है फिलहाल 2 चक्कू लगे हैं। अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है कि ये क्या रंजिश है, चक्कू क्यों लगे हैं, इनकी लड़ाई का कारण क्या है। ये तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ही पता चलेगा। तो नारनौल स्वास्थ्य विभाग और थाना शहर नारनौल की टीम ने अवैध रूप से भ्रूण लिंग जांच कराने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए गिरोह में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि विभाग को सूचना हासिल हुई थी कि नारनौल के आसपास के क्षेत्र में गर्भ में पल रहे लिंग की जांच करने वाले गिरोह काफी ज्यादा सक्रिय हैं। भ्रूण लिंग की जांच करने वाले इस गैर कानूनी धंधे में मरीजों से 35 से 40 हजार रुपए तक ले लेते हैं। इस सूचना पर सिविल सर्जन की ओर से बीती 14 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गठित की गई। छापेमारी टीम ने एक महिला को फर्जी ग्राहक के रूप में तैयार किया और फर्जी ग्राहक की मदद से भ्रूण जांच करने वाले गिरोह को पकड़ लिया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे गुप्त सूत्रों से हमें खबर मिली थी कि नारनौल और उसके आसपास के एरिया में इस तरह का गिरोह काम कर रहा है जो भ्रूण हत्या, जो सेक्स डिटर्मिनेशन भी करता है और भ्रूण हत्या के कार्यों में भी जुड़ा हुआ है। तो इसकी एवज में जिला समुचित प्राधिकरण ने एक टीम गठित की, जिसके मेंबर मैं डॉक्टर हर्ष चौहान, डिप्टी सिविल सर्जन PNDT, डॉक्टर पवन, डिप्टी सिविल सर्जन ट्रेनिंग और हमारे डीलिंग क्लर्क श्री अशोक कुमार जी जो है उस टीम के मेंबर बनाए गए। उसके बाद हमने एक डिकॉय पेशेंट को तैयार किया और जब उससे संपर्क किया जो दलाल था, तो उसने दिनांक 16 तारीख को सुबह 4:30 बजे उसने महावीर चौक मिलने के लिए डिकॉय पेशेंट को कहा। तो उसके बाद जब डिकॉय पेशेंट पैसे लेके जो हमने उसको दिए थे बैंक से निकलवा के 35,000 रुपये के करेंसी नोट्स, तो वो लेकर महावीर चौक पहुंची। तो तभी एक गाड़ी आई और उसके अंदर वो बैठ गए और डिकॉय के केयर टेकर को वो वहीं छोड़ गए कि वो सिर्फ डिकॉय पेशेंट को लेके जाएंगे। उसके बाद हमारी टीम ने जो उसका पीछा किया उस गाड़ी का, तो वो रामबास में एक आदमी को उसने उठाया, लेकिन थोड़ी देर के बाद अंधेरे का और धुंध वगैरह का और दूरी का फ़ायदा उठाकर वो गाड़ी हमारे आंखों से ओझल हुई। सिटी के खिड़की दौला इलाके में हुई करोड़ों की चोरी मामले में एसटीएफ ने गैंगस्टर विकास लगरपुरिया के खास गुर्गे को रोहतक से गिरफ्तार किया है। जीत नामक इस बदमाश पर आरोप है कि वारदात के दिन ये न केवल घटनास्थल पर मौजूद था, बल्कि गैंगस्टर के इशारों को फॉलो कर रहा था और अपने साथियों की करोड़ों की चोरी में सहयोग भी कर रहा था। पैसा ज्यादा होने की वजह से करोड़ों की चोरी को 2 दिन में अंजाम दिया गया था। दरअसल करोड़ों की चोरी का असली मास्टरमाइंड डॉक्टर सचिंद्र जैन नवल ही था, जिसके इशारों पर करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया गया। इस काम में डॉक्टर नवल का साथ गैंगस्टर विकास लगरपुरिया ने दिया। वहीं चोरी की वारदात के बाद से ही विकास लगरपुरिया और उसके साथी फरार चल रहे हैं। इस मामले में एसटीएफ की टीम ने विकास लगरपुरिया के खास गुर्गे अजीत को रोहतक बाईपास से गिरफ्तार कर लिया है और लगातार पूछताछ जारी है। तो मशहूर हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के और उसके भाई पर यहां बलात्कार समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जींद के जुलाना में मामला दर्ज हुआ। अभी हाल ही में मासूम शर्मा की ओर से बनाया गया 2 नंबरी गाना जिसे 2 करोड़ लोग देख चुके हैं। वहीं जुलाना प्रभारी समरजीत ने बताया कि मासूम शर्मा समेत उसके भाई दीपक और अन्य पर मामला दर्ज हुआ है। मासूम शर्मा ने पीड़ितों को इस पूरे मामले में धमकाया भी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके चलते 506 धारा को भी जोड़ा गया। पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। हरियाणवी कलाकार है मासूम शर्मा, महिला ने शिकायत दी है, क्या मामला पूरा? ये एक शिकायत मिली थी महिला से कि पिस्तौल के बल पे उसके साथ रेप किया गया है। तो इस संबंध में अभियोग अंकित किया गया है। तो 4 लोगों के खिलाफ इसमें नामजद किए गए हैं। जो हरियाणवी कलाकार है उस पर धमकी देने बारे आरोप लगाए गए।
बाकी क्या नाम है सर कलाकार का? मासूम शर्मा के खिलाफ धमकी देने वाले आरोप लगाए गए, फिर भी इसमें खबर तो शाम से है, जहां पिछले 3 दिन से पड़ रही धुंध की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। धुंध ने सड़कों पर वाहनों की रफ्तार को पूरी तरह से रोक दिया है। वाहन चालकों को काफी सावधानी के साथ सड़कों पर वाहनों को चलाना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम हो चुकी है। दूसरी तरफ सड़क के किनारे दुकानदारों का काम भी इससे काफी प्रभावित हुआ है। साथ ही वहीं अगर हम खेती की बात कर ले तो किसानों को इससे फायदा भी हो रहा है। इससे हमारी दुकानदारी पे रोड की साइड में दुकान होने के कारण धुंध के कारण लगातार मान ले भाई नहीं तो कोई कस्टमर आवा और रोड दुर्घटना के चांसेस बढ़ रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ